अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आज हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और फिर अगर हम वो टैक्स रिफॉर्म्स कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स हम उनसे हासिल करेंगे, या पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसके अंदर क्या मसाइल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है FBR, जो टैक्स कलेक्शन का ज़िम्मेदार है, वो किस तरीके से टैक्सेशन कर रहा है और फिर उसका कलेक्शन का तरीका क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। एक्चुअली हुकूमत को पता ही नहीं है, या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिस तरह के FBR है, जब उसको पता ही नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग हैं ABCDEF, तो A की कितनी आमदनी है, इसके क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, B कितने पैसे कमाता है, C कहाँ से पैसे कमा रहा है और कितने पैसे महीने के कमाता है, इसकी सेविंग्स क्या हैं, इसके अखराजात क्या हैं, इसी तरीके से सारे। तो फिर वो किस तरीके से टैक्स लगाएगा जब उसको पता ही नहीं है कि मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। चंद लाख लोगों के अलावा उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं, किसकी कितनी आमदनी है, कौन कहाँ से पैसे कमा रहा है और कितनी सेविंग्स है और कितने खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मरदमशुमारी हुकूमत कराती है तो हर घर के अंदर वो जाते हैं ना, और वहाँ पर देखते हैं कि किस घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं और कितने अफराद हैं और क्या क्या है। इसी तरीके से सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के लिए FBR को या गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि आप ये तो मालूम करें ना कि किस बंदे के पास कितनी पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक है, इसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, जब तक आपको ये पता चलता है कि वो कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है और कितने पैसे वो कमाता है। अब देखें, इस बात से इसका एक मसला है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है कि पीपल आर एबल टू पे टैक्स बट दे आर नॉट विलिंग टू पे टैक्स। लोग टैक्स दे सकते हैं लेकिन वो टैक्स देना नहीं चाहते। अब इसके पीछे क्या है? द ओनली रीज़न इज़ ट्रस्ट डेफिसिट। अवाम एक्चुअली अब देखें, एक तरफ पाकिस्तान की अवाम जो है एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए सालाना जो है वो चैरिटी में दे देते हैं। तो क्या वो चंद हज़ार एक बंदा वो टैक्स नहीं दे सकता? तो मसला सारा क्या है? मसला सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट का है कि अवाम जो है उसको हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो अवाम ये समझते हैं कि जो पैसा हमारा टैक्सेशन का है वो ऊपर जो अशराफिया बैठे हैं और हुकूमत के अंदर जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो अपनी अयाशियों के ऊपर लगाते हैं, अपने एसेट्स बनाते हैं, लेकिन इन रिटर्न और टैक्स के रिटर्न में अवाम को कुछ नहीं मिलता। अगर अवाम टैक्स देते भी हैं तो फिर भी महंगाई होती है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। जो ये कोई मंसूबा लगाते हैं तो वो भी उधार लेते हैं, जिसका एट दी एंड फिर महंगाई की सूरत में अवाम से ही वसूल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए ट्रस्ट डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है कि हुकूमत जो है वो ट्रस्ट डेवलप करे अवाम के अंदर कि अगर आप टैक्स देंगे तो वी विल पे बैक, जो खुद हुकूमत जो है वो दे सकती है, मतलब फैसिलिटेट करेगी। जिस तरह के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है कि हुकूमत जो है टैक्स कलेक्शन करती है और इन रिटर्न जो है वो उनको बहुत सही सहूलियात वापस मिलती हैं। एक तो चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो और उसके लिए कुछ लोग जो हैं वो खुद जाकर अपने टैक्स रिटर्न जो हैं वो जमा कराएं, और वो तभी होगा जब आप ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करेंगे और डेवलप करेंगे ट्रस्ट को, अवाम का हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि हर घर के अंदर, हर मार्केट के अंदर जाएं और फिर सोर्स ऑफ इनकम और घरों के अंदर भी जाकर अगर मरदमशुमारी की तरह पता किया जा सके कि आप इस घर में रह रहे हैं, इतना बड़ा घर है, छोटा है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी 10 लाख लोग जो हैं वो टैक्स नेट के अंदर हैं, तो अगर इतनी कोशिश करने से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग आ जाते हैं टैक्स नेट के अंदर, तो ये कोई नुकसान तो नहीं है। इससे फ़ायदा ही होगा, टैक्स कलेक्शन आसान होगी और बढ़ेगी। अब जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो जाएगी, हुकूमत को और FBR को ये पता चल जाएगा कि किस बंदे की कितनी आमदनी है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट है। फिर क्या होगा? फिर डायरेक्ट टैक्सेशन होगी। अब डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, ये समझ लें। डायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए है, हुकूमत को पता है कि ये 1 लाख रुपये महीना कमाता है। एक बंदा है जो कि पर्सन बी है जो कि 40,000 महीना कमाता है या उससे कम कमाता है। अब
मौजूदा जो टैक्सेशन की जो लॉ मेकिंग की गई है या रूल बनाया गया, उसके मुताबिक जो 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान कमाता है वो 2.5% टैक्स देगा, और जो 40,000 या उससे कम कमा रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो जब डायरेक्ट टैक्सेशन होगी तो हुकूमत क्या करेगी, वो जो 50,000 से ऊपर कमा रहा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, जो 40,000 वाला उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ पर टैक्सेशन होगी वो टैक्स पे करेगा, ये टैक्स नहीं पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि जब हुकूमत को पता ही नहीं है कि पर्सन ए कितने पैसे कमाता है, पर्सन बी कितने कमाता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा देगी कि मतलब एक चीज़ है वो पर्सन ए ख़रीदेगा या पर्सन बी ख़रीदेगा या कोई भी ख़रीदेगा, जब हुकूमत को पता ही नहीं है उनकी इनकम कितनी है, तो वो दोनों ही टैक्स पे करेंगे, किसी को छूट नहीं होगी। जो 40,000 कमा रहा है या उससे कम वो भी टैक्स देगा, और जो 50,000 या लाख रुपया कमा रहा है वो भी टैक्स देगा। तो दिस इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इससे क्या होगा? इससे उससे अगला पॉइंट, रिमूवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो जाएगी। जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा? वो लोग जिनकी आमदनी कम है उनके ऊपर जो ये इजाफी बोझ पड़ा हुआ था वो कम होगा, और वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे थे वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे। तो क्या हुआ? पहले डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करनी है, दूसरा जो है वो ट्रस्ट डेवलप करना है, तीसरा डायरेक्ट टैक्सेशन करनी है। जब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी तो टैक्सेशन डायरेक्ट कर देनी है, इनडायरेक्ट को फिर तीसरा। चौथा पॉइंट जो है रिमूवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये होगा। और फिर पांचवा पॉइंट, अब जब हुकूमत को ये भी पता चल गया कि पर्सन ए बी सी डी किसके ऊपर टैक्स लगना है किसके ऊपर नहीं लगना, क्योंकि उसकी हर बंदे की आमदनी का हुकूमत को पता चल गया। जब पता चल गया तो हुकूमत ने अब क्या करना है कि ऐसे आसान तरीके टैक्स कलेक्शन के इंट्रोड्यूस कराने हैं ताकि लोग आसानी से टैक्स रिटर्न जो हैं वो अपने जमा करा सकें। इस बात को मतलब मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन की गई है। फॉर एग्जांपल जैसा नादरा जो है उसका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा हुआ है और ऑनलाइन सारा कुछ हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से FBR ने भी ऑनलाइन टैक्स सबमिशन के लिए या टैक्स रिटर्न आप सबमिशन के लिए वो सिस्टम बनाया है। लेकिन आप ये देखें कि हमारी कितनी आबादी है जो कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें समझती है, या वो कितने लोग हैं जो मोबाइल के अलावा और भी जो है वो डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हैं या उनको उनके बारे में पता है। तो इसके साथ साथ क्या है कि हुकूमत अब क्या करे, जब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाए, डायरेक्ट टैक्सेशन की बारी आए और वो लोग जो टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे कि वो कहाँ पर जाकर टैक्स जमा करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक तरीका ये है कि जिस तरह नादरा के ऑफिसेज़ हैं हर शहर के अंदर, इसी तरीके से मल्टीपल ऑफिसेज़ ओपन किए जाएं शहरों के अंदर और लोग जाकर वहाँ पर टैक्स जमा कराएं, वहाँ पर अपने सारे गोशवारे जमा कराएं। लोगों वहाँ पर ऑफिस में जाएं जो जाकर आगे लोग उनको फैसिलिटेट करें कि जी आप क्या टैक्सेशन जमा कराना चाहते हैं, क्या क्या है आपका रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें। तो अब इस तरीके से जब रिफॉर्म्स होंगी तो फिर टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा होगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो ख़त्म होगी, डायरेक्ट टैक्सेशन लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे। तो ये टैक्स रिफॉर्म एजेंडा है जो कि करना चाहिए हुकूमत को, यह हुकूमत कर सकती है आसानी से। अब इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स आप देखें। जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन ख़त्म होगी, उसकी एक मिसाल ऐसे है, जब पर्सन ए और पर्सन बी का हुकूमत को नहीं पता कि इसकी कितनी आमदनी है और इसकी कितनी आमदनी है, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का कार्ड है 100 रुपये का, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगी हुई है कि मोबाइल कंपनियों को हुकूमत ने कहा कि जो भी ये कार्ड ख़रीदेगा वो 10 रुपये टैक्स देगा। अब एक मज़दूर जाकर ख़रीदता है जो कि 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, और दूसरी तरफ एक वो बंदा है जो 10,000 की दिहाड़ी लगाता है। तो अब इसमें कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना यार, कि एक जो लाख रुपये 10,000 की दिहाड़ी लगा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे या सिर्फ वो दे, और दूसरा जो 1000 रुपये सिर्फ टोटल कमा रहा है पूरी दिहाड़ी के वो ना दे। तो क्या होता है, जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगती है तो वो 1000 वाला भी देता है और 10,000 वाला भी देता है। हालांकि 1000 वाले को नहीं देना चाहिए और 10,000 वाले को 10 से भी ज़्यादा बल्कि 20 रुपये देने चाहिए। अब होता क्या है, जब इस तरीके की आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब देखें ना, जो 10,000 वाला उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अगर वो 100 रुपये के साथ 10 रुपये दे दिए उसने, लेकिन जो 1000 रुपये कमा रहा है दिहाड़ी के उसको बड़ा फ़र्क पड़ा है।
तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगी। जब आप 10,000 वाले से लेंगे और 1000 वाले से नहीं लेंगे तो उसके ऊपर जो 1000 वाले के ऊपर इजाफी बोझ था वो ख़त्म हो गया, वो अब वो टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इन्फ्लेशन इसी तरीके से जब आप बड़ी पिक्चर के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए वो दे रहे हैं, तो उससे महंगाई कंट्रोल होगी। दूसरा, इंक्रीज़ हो जाएगी टैक्स कलेक्शन। जब टैक्स नेट के अंदर लोग आएंगे और फिर जब पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर सिर्फ 2.5% टैक्स दे रहा है या उसने 1 लाख रुपए महीने की इनकम शो की हुई है, हालांकि वो 3 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, तो फिर ज़ाहिर है टैक्स के अंदर इंक्रीज़ आएगा और टैक्स बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन। और फिर जब टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ेगी तो फिर आपको इजाफी टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बजट के खसारे को ख़त्म करने के लिए। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बजट खसारे को ख़त्म करने के लिए पेट्रोलियम लेवी लगा रही है, मल्टीपल मतलब सुपर टैक्स की शक्ल में वो टैक्सेस लगा रहे हैं जो कि एट दी एंड अवाम के जेब से निकलने हैं और फिर वो इंडायरेक्ट टैक्सेशन हो जाएगी। तो फिर बजट खसारा ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके के टैक्सेस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर लगने चाहिए और जिनके ऊपर लगने चाहिए उन्हीं के ऊपर टैक्स लगेंगे। फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगी। जब हुकूमत के पास पैसा आएगा तो हुकूमत पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेगी, वो पैसा आवाम के ऊपर खर्च करेगी और उसके आसानी से वो खर्च कर पाएगी। फिर क्या होगा, जब पब्लिक सर्विस डिलीवरी आप करेंगे तो फिर आपके पास पैसा मौजूद होगा, उस पैसे को आप यूज़ करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेंगे। आपको लोन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आप अपने जो लोकल बैंक्स हैं उनके पास जाएंगे, ना आप IMF के पास जाएंगे, ना आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि हमें आप पैसे दें और हम सड़कें और पुल बनाएं। फिर ना आप लोन्स लेंगे, लोन से आपकी जान छूटेगी, जो आप उनके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं उनसे जान छूटेगी, और फिर नो मोर IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये सारी चीज़ें देखें, आप एक टैक्स रिफॉर्म कर दें तो आपके कितने मसले हल हो जाते हैं और कितनी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हुकूमत के करने की हैं। अगर हुकूमत वाकई में कुछ करना चाहती है तो वो टैक्स रिफॉर्म्स करे। अगर पॉलिटिकल डिसीजंस करते रहेंगे तो हमारा मुल्क कभी भी ठीक नहीं होगा और हम इन IMF और वर्ल्ड बैंक और ये बाकी जो लोन्स वगैरह और इंटरेस्ट के चुंगल हैं इनसे कभी भी नहीं निकल सकेंगे। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे के अंदर ये मौजूदा जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अंदर ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स रिफॉर्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इनकी जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।